तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 भूगोल का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का A to Z क्वेश्चन आंसर हल करने वाले हैं। आप सब कमेंट कर रहे थे कि भूगोल का वीडियो लाया जाए, तो वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए, ये रहा अभ्यास के प्रश्न। तो बहुवैकल्पिक प्रश्न, तो बहुत ज्यादा विकल्प दिया हुआ है 4 गो, उसी में से कोई एक सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना गंदा दिया हुआ है, जो नेट पे अवेलेबल है ना PDF। ठीक है, तो ये बहुत गंदा दिया हुआ है और किताब मेरे पास है नहीं। तो आपको बताते हैं, टाइपिंग कर दी ये सब है ना, जो दिख रहा है हल्का फुल्का। तो चलिए आपको PDF से बताते हैं। PDF, तो ये देखिए ये रहा PDF। सही विकल्प को चुने। ठीक है, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं जो प्रकृति में स्वयं उपलब्ध है, मानव का उसमें कोई रोल नहीं है उसके बनने में। तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन है तो हो जाएगा भूमि। पंचायत भवन, विद्यालय, हवाई अड्डा तो मानव बनाया है, तो ये सब मानव संसाधन है। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आएगा तब। नहीं लिखा हुआ प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसका मतलब क्या? मानव संसाधन, मानव बनाया है। तो मानव क्या बनाया? हवाई जहाज बनाया। सूरज, मिट्टी, सूर्य, मिट्टी और जल तो प्राकृतिक संसाधन है। अब देखिए, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो देखिए, केरल में पाया जाने वाला थोरियम है ना, ये संभाव्य संसाधन है। संभाव्य संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जिसकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो और अभी के तकनीक के द्वारा और अभी के टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जाएगा। तो केरल में जो थोरियम है ना, तो इसको बचा के रखा गया कि भविष्य में इस्तेमाल करेंगे, अभी जरूरत नहीं है और इस तरह का तकनीक नहीं है, इसको जमीन से निकालने में ना बहुत खर्चा आएगा। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, संसाधन निर्माण के लिए तकनीक भी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए ना, बड़ा बड़ा मशीन चाहिए ना, आवश्यकता चाहिए। आवश्यकता, जरूरत रहेगा तो ना हम करेंगे। इस नहीं समझे? जैसे शहर में देखते होंगे, हम पटना में रहते हैं तो पटना को बताते हैं कि यहाँ से जाते हैं ना कंकड़बाग से, ठीक है, गांधी मैदान की ओर, तो या फिर चिड़ियाटार पुल से, तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है डेली। इसलिए पता है क्या किया गया? पुल बनाया गया। ठीक है, चिड़ियाटार पुल। तो ये पुल का जरूरत है ना, ये पुल का जरूरत कब पड़ा? ये क्यों बना? जरूरत पड़ा था ना बना। तो वही आवश्यकता रहने पे है ना संसाधन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ज्ञान भी चाहिए। पुल कैसे बनाए? नॉलेज है तो ना बना, ज्ञान है तो ना बना, इंजीनियर बनाया। तो ये क्या हो जाएगा? प्रयुक्त सभी। आगे देखिए, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। तो देखिए, ये जो मानव है ना, मानव संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी मानव है ना, कुछ भी हम बना रहे हैं तो मशीनों को चलाएगा। मशीनों को कौन चलाएगा? मानव ही चलाएगा ना। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा डैश संसाधन का उदाहरण है, तो वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। अब ये वास्तविक संसाधन किसको कहते हैं? ये अभी पढ़े थे ना, संभावित संसाधन। ठीक है, संभाव्य संसाधन इसका उल्टा है। संभावित संसाधन था कि अभी उपयोग नहीं किया जा रहा, ठीक है, सब भविष्य में उपयोग किया जाएगा। और वास्तविक संसाधन कहते हैं वैसे संसाधन जिसका अभी के तकनीक के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी कुल मात्रा है ना ज्ञात है हमें कि हाँ कितना मात्रा में। अब देखिए, डैश एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो दिमागी और शारीरिक क्षमता दोनों चाहिए। दिमाग रहेगा तो ना बहुत इंटेलिजेंट रहेगा तो ना, और शरीर भी चाहिए, हट्टा कट्टा होना चाहिए, नहीं कि बीमार है तो कुछ काम नहीं हो रहा। तीसरा देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दें। तो अधिकतम 50 शब्द में। ठीक है, कम से कम 20 में भी दे सकते हैं, मतलब 50 से कम में दे सकते हैं या 50 में, लेकिन 50 से ज्यादा नहीं। पहला देखिए, संसाधन की परिभाषा दें। तो उत्तर लिखेंगे, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। तो मानव जरूरतों को पूरा करते हैं ना, कोई भी सजीव हो चाहे निर्जीव हो, तो उनको संसाधन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम निर्जीव में ले लेते हैं, जैसे हो गया जल, हो गया हवा, हो गया, ठीक है, भूमि हो गया, ये सब। और अगर हम सजीव में ले लें तो पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, जीव जंतु ये सजीव में हो गए। ठीक है, तो आदि कर देते हैं, आदि। संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? यानी किस आधार पर संसाधनों को बांटा जाता है? वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। तो देखिए, संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। वो क्या है? पहला देखिए, विकास एवं उपयोग के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर बांटा जाता है। उत्पत्ति के आधार पर, कैसे उत्पन्न हुआ है। उपलब्धता मतलब कहाँ कहाँ कितनी मात्रा में उपलब्ध है। और वितरण
कि कैसे कैसे फैला हुआ है। जैसे कोयला है तो किस क्षेत्र में है ना, किस राज्य में कितना फैला हुआ है। स्वामित्व मतलब कोई किसी खास व्यक्ति का है या सरकार का है, बोलते हैं ना सरकारी का है या प्राइवेट है, इस तरह से। आगे देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। संरक्षण मतलब बचा के रखना, ठीक है ना। जैसे नहीं होता, जैसे किसी मजदूर को या फिर कोई भी चीज को, किसी को भी मंथली सैलरी मिल रहा है, ठीक है, मंथली सैलरी मान लेते हैं कि उसको मिल रहा है 50,000, तो तुरंत ये सारा खर्चा नहीं कर देता है, इसको बचा के रखता है कि हाँ कम से कम 1 महीना चलना चाहिए, कम से कम 1 महीना चलना चाहिए, ठीक है, तब ना अगला महीना मिलेगा। और भी जमा किया हुआ रहता है ताकि कोई इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जा सके, तो बचा के रखना है हमें, ठीक है। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण जरूरी है क्योंकि इनका इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया गया है कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर है, ठीक है। खनन मतलब होता है जमीन से निकालना, ठीक है, खोद करके निकालना। जैसे देखिए, जैसे पे हम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर इसी तरह से तुम लगातार यूज करते रहेंगे, काम है तो ठीक है चलाइए गाड़ी, लेकिन इसी तरह से यूज करते रहेंगे ना तो एक दिन क्या खत्म हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी को नहीं मिलेगा, समझे। तो उनको क्या आने वाले समय में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक अब आ गया है तो इसका क्या है, पेट्रोल और डीजल का क्या उपयोग घट गया। तो पेट्रोल डीजल को हम सब बचा के रख रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को है ना इस्तेमाल करने के लिए बचा रहे। 4 नंबर देखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखें। उत्तर लिखेंगे, नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन। बहती हवा को पवन कहते हैं। तो समझिए यहाँ पे कहते किसको है, नवीकरणीय संसाधन, ये तो उत्तर हो गया। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं जिनकी पुनः पूर्ति है ना उपयोग करने के बाद है ना हो जाती है प्राकृतिक रूप से। जैसे देखिए, जैसे हवा, हवा हम सब सांस लिए, ठीक है, हवा मतलब हवा में क्या लिया, ऑक्सीजन लिए, सांस लिए, ठीक है। आप ये सांस लिए तो खर्चा हो गया, ठीक है। आप तो इसका पुनः पूर्ति क्या हो जाता है कि नहीं हो जाता, हो जाता है। तो पेड़ पौधों के द्वारा होता है, पेड़ पौधे है ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये हवा ऑक्सीजन है ना उसका पुनः पूर्ति हो गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ नवीकरणीय संसाधन। ये बिल्कुल इसी प्रकार से क्या है, सौर ऊर्जा है, सूर्य की किरणों को ना समझिए कि उसको क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सोलर प्लेट हम लगा लिए, सोलर प्लेट हम लगा लिए। अभी इससे क्या होगा, बैटरी चार्ज होगा सूरज की किरणों से, तो बैटरी चार्ज हो गया, तो फिर ये सौर ऊर्जा खर्चा हुआ, तो फिर से अगला दिन सूरज उगेगा, फिर से चार्ज होगा बैटरी, फिर अगला दिन सूरज फिर से उगेगा। इस प्रकार से पुनः पूर्ति है ना प्राकृतिक रूप से हो रहा है, ये क्या सौर ऊर्जा का, समझे। तो ये क्या हो गया, नवीकरणीय संसाधन हो गया, वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः है ना पूर्ति हो जाता है प्राकृतिक रूप से। 5वां देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। असमानता मतलब क्या, समान रूप से नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोयला का एग्जांपल लें, तो ये भारत के सभी राज्यों में नहीं है, किसी राज्य में ज़्यादा है, किसी में कम है, उससे कम है, किसी में बहुत कम है, किसी में है ही नहीं। तो ये क्या हो गया, असमानता हो गया, ठीक है। देखिए उत्तर लिखेंगे, कोयला का एक एग्जाम्पल लेके बताया। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण है ना फैला हुआ जो है ना वो असमान क्यों है। तो उत्तर लिखेंगे, अक्षांशीय विस्तार, ठीक ना, कितना डिग्री अक्षांश पे है। समुद्र तट से दूरी, ठीक ना, समुद्र तट से दूरी कितना है। उसके बाद है समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है, समुद्र तल से ऊंचाई कितना ऊंचा है। तथा स्थल रूप में भिन्नता प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के क्या है, प्रमुख कारण है। जैसे स्थल रूप में भिन्नता, जैसे समझिए जैसे पठार है कहीं, ठीक है, और कहीं पर क्या है नॉर्मल भूमि है, ठीक है, जिसको समतल मैदान कहते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिखेंगे समतल मैदान, ठीक है, कहीं पर समतल मैदान है। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर क्या खेती योग्य भूमि है। और पठार में क्या होता है, यहाँ पर खनिज पदार्थ है ना बहुत ज़्यादा मिलता है, कोयला हो गया, ठीक है, उसके बाद है लोहा कॉपर एल्यूमिनियम ये सब मिलते हैं, ठीक है, पठार में। तो दोनों में क्या अलग अलग चीज़ है, ठीक है, अलग अलग बातें बताई गई है। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे अधिकतम 200 शब्द में, ठीक है, अधिकतम 200 से ज़्यादा में नहीं देना, कम दे सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें, बताइए, उदाहरण भी देना।
और वर्गीकरण भी लिखना है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के कितने हैं? 5 आधार हैं। ठीक है, पहला क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पर कि इसका उपयोग कितना हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन, ठीक है, विकास एवं उपयोग के आधार पर। तो वास्तविक संसाधन का उदाहरण है राजस्थान का तांबा और संभावित संसाधन का उदाहरण है केरल का थोडियम। अभी इस वीडियो में बताएं आपको। देखिए वास्तविक संसाधन कहते हैं वैसे संसाधन जिसकी कुल मात्रा है ना, जिसकी कुल मात्रा क्या हो? ज्ञात हो और अभी के तकनीक के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा हो, इसको कहते हैं वास्तविक संसाधन। संभावित संसाधन इसका जस्ट उल्टा होता है, वैसे संसाधन जिसका अभी के तकनीक के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ठीक है, नहीं किया जा रहा उपयोग, और इसका भविष्य में उपयोग किया जाएगा और इसका कुल मात्रा पता है ज्ञात नहीं है, तो इसको कहते हैं क्या? संभाव्य संसाधन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ समझाते भी चल रहे हैं। देखिए उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन कहते हैं ना वैसा संसाधन जिसमें जीवन हो, जैसे पेड़ पौधे हो गए हैं या पशु पक्षी हो गए हैं, सूक्ष्म जीव हो गए हैं, ठीक है। और अजैव संसाधन कहते हैं वैसे संसाधन जिसमें जीवन नहीं है, जैसे मिट्टी हो गया, ठीक है, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया और पत्थर हो गया, जिसको जो चट्टान कहते हैं, अयस्क हो गया, उसमें जीवन नहीं रहता ना, ये सब हो गया। अब देखिए उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता देखिए नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। दो प्रकार के संसाधन होते हैं उपलब्धता के आधार पर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय कहते हैं वैसे संसाधन जिसका एक बार इस्तेमाल करने पर पुनः पूर्ति हो जाता है, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक तरीके से, जैसे पवन हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब, जैसे जल ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा तो आपको बता ही दी इसके पहले वाला। तो उसके बाद जल ऊर्जा हो गया, ठीक है। तो ये जैसे जल ऊर्जा है ना, जैसे नदी रहता है, ठीक है, इतना पानी है, डैम बना देते तो और पानी जमा कर लेते हैं और ऊपर से गिराते हैं ना, तो यहाँ का जो चक्की है ना, इसको क्या करता है, उसको घुमाता है तो क्या होता है? बिजली पैदा होता है। इसको ऐसे 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 घुमाता है तो बिजली पैदा होता है। तो ये क्या हो गया? जल ऊर्जा हो गया, डैम लगा के नदी के पास बनाएंगे। और अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं वैसे, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने पर प्राकृतिक तरीके से पुनः पूर्ति नहीं होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अनवीकरणीय। देखिए जैसे कोयला हो गया, एक बार इस्तेमाल कर लिए तो कोयला तो खर्चा हो गया ना, तो अपने आप कोयला थोड़ी बना गया नया, नहीं बना। जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, ठीक है, जैसे पेट्रोल इस्तेमाल किए हैं, डीजल इस्तेमाल किए हैं, तो कर लिए। मान लेते हैं कि हम पेट्रोल इस्तेमाल किए हैं 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर इस्तेमाल किए हैं, तो फिर ये हमारे पर्यावरण में 10 लीटर अपने आप आया? नहीं आया, नहीं आया, तो बस ये क्या हो गया? नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब देखिए वितरण के आधार पे है ना, वितरण यानी कहाँ कहाँ फैला हुआ, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन, ठीक है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, जो सभी जगह उपलब्ध है उसको सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, ठीक है, सब जगह, वो अलग अलग बात है कि मिट्टी का प्रकार अलग अलग हो सकता है, कहीं काली मिट्टी, कहीं लाल मिट्टी, ठीक है, कहीं लेटराइट मिट्टी हो सकता है, लेकिन मिट्टी तो रहेगा ना। अब देखिए स्थानिक संसाधन कहते हैं ना जो किसी खास स्थान पे मिलता है, जैसे कोडरमा का अभ्रक, ठीक है, कोडरमा का अभ्रक, ये कोडरमा कहाँ है? ये बिहार से कौन अलग हुआ था? झारखंड, तो ये झारखंड में मिलता है, झारखंड। अब देखिए स्वामित्व के आधार पे है, इसका स्वामी कौन है यानी मालिक कौन है? तो देखिए निजी संसाधन होता है और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। एक निजी संसाधन कहते हैं ना वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का है, जैसे निजी भूमि या तालाब। उसके बाद है राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है ना, वैसे संसाधन जिसपे हक है ना पूरे राष्ट्र का होता है, यानी समझिए कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हो गया जैसे झील हो गया, नदी हो गया, देश का होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है ना वैसे संसाधन जिसपे क्षेत्र है ना सभी जिसपे अधिकार है ना सभी का हो, सभी देशों का हो, ठीक है। जैसे खुला महासागर का क्षेत्र है तो कोई भी गुजर के जा सकता है। जैसे मान लेते भारत है, इधर पानी है, ठीक है ना, अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर इधर हिंद महासागर, तो कुछ एरिया ऐसे है ना, ऐसे ऐसे सड़ा सड़ा ये भारत के अंतर्गत आता, लेकिन बाकी जो एरिया है ना, बाकी एरिया इधर वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, यहाँ से कोई भी है ना गुजर सकता है। अब देखिए संसाधन बनाए जाते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट करें। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, संसाधन बनाए जाते हैं जैसे देखिए नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहां से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है
तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। अतः यह कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। समझे, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। आइए आपको समझ में। देखिए जैसे मान लेते हैं कि आप देखते होंगे, जैसे गंगा जी का एग्जाम्पल लेते हैं। गंगा जी का एग्जाम्पल, नदी बह रहा है, ठीक है, उस पार क्या है, उस पार बालू ही बालू है, बालू बालू बालू, बालू ही बालू है। लेकिन यहाँ पर भी बालू का कोई उपयोग नहीं है, नदी में बहा के चला जाता है तो और ठीक है ना, गहराई कम कर देता है। ठीक है, तो ये बेकार है। यहाँ पर बालू जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन वही अगर इस बालू को ट्रक नाव से लाएं, फिर इसको ट्रक में लोड करके कहाँ ले आएं, जमीन को भरने के लिए लाएं। मान लेते हमको घर बनाना है, तो हम जमीन ये भरवाएंगे, तो पूरा भरवा दिए, तो फिर पैसा देना पड़ा ना, पैसा देना पड़ा। तो यही बात है, तो इसका उपयोग हो गया और मूल्य भी दोनों दोनों बदल गया। पहले इसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन यहाँ पर ले आए और इसको भरवा दिए तो क्या हो गया, इसका मूल्य बढ़ गया और इसका उपयोग हो गया। तो वही बोला गया, पहले पड़ा हुआ था और इसका स्थान बदला, वहां से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में ले आ लिया, तो इसका उपयोग बदल गया, मूल्य भी बदल गया। तो इसलिए कहते हैं संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। संसाधनों का संरक्षण करना क्यों जरूरी है? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। प्राकृतिक संसाधन का, ठीक है, मानव का संसाधन का, जैसे कलम बनाया तो फिर से बना लेंगे, ठीक है, पेंसिल बनाया तो फिर से बना लेंगे, लेकिन ये रहना जरूरी है प्राकृतिक संसाधन। जैसे पेंसिल बनाने में लकड़ी लगा है ना, हाँ वही। ठीक है, मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया, हम उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। हमको लकड़ी चाहिए, पूरा पेड़ ढेर सारा काटते हैं और इतना प्रदूषित कर दिया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। ठीक है, बहुत सारे नदियों का जल इतना प्रदूषित हो गया ना कि हम वहां से ला नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। पहले जानवर पी लेते थे, अब गंगा नदी का जैसे एग्जाम्पल लेंगे, पटना में तो बहुत प्रदूषित हो गया, और किनारे से अगर जानवर पी लेंगे ना तो बीमार पड़ जाएंगे। अब देखिए, यही नहीं, मनुष्य ने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन एवं उपयोग किया है, खनन मतलब जमीन से निकाल लिए हैं और उपयोग किए हैं कि इनके भंडार धीरे धीरे समाप्ति की ओर हैं। ठीक है, भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। इसलिए संसाधन संरक्षण जरूरी है, बचा के रखना जरूरी है। और क्या, दिमाग से इस्तेमाल करेंगे, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करेंगे। समझे, जैसे एग्जाम्पल आपको बताया ना, जैसे पेट्रोल डीजल का, पेट्रोल डीजल का बहुत ज़्यादा खतरा है कि अगर ये पेट्रोल डीजल खत्म हो गया ना, तभी उतना टेक्नोलॉजी आया नहीं है कि सब गाड़ी थोड़ी चलने लगा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक, पेट्रोल डीजल से चल रहा है। तो अगर ये खत्म हो गया, अगर इसी तरह से हम अंधाधुंध इस्तेमाल करेंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा ही नहीं। तो नया नया टेक्नोलॉजी विकसित करने में, जो बिजली से चले और बैटरी से चलेगा, तो चार्ज तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम फ्री अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल से चल रहा है तो खत्म हो जाएगा इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे तो। चौथा देखिए, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा कर दिया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर लिखेंगे, इस कथन से हम पूरी तरह सहमत हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया और इतना प्रदूषित कर दिया है कि वे आज सीधे उपयोग के लायक नहीं रह गए हैं। जैसे बताएं कि नदियों का जल, ठीक है, नदियों का जल आप सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहले था कि गंगा नदी का जल है ना वो, और जैसे कोई भी गांव घर का जल, नदी का जल, तो बीच में से ना सब आदमी पी भी लेता था, बीच वाला पानी। ठीक है, और जानवरों को पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उपयोग होता था। और उसके बाद है कि सब खाना इससे पकाता था। ठीक है, बीच में से पानी ले लेता था, बीच में मतलब साफ पानी जहाँ कचरा उचरा नहीं हो। ठीक है, तो लेकिन अब नहीं ले सकता है, खाना उसे नहीं बना सकता। यही नहीं, मनुष्य ने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन जमीन से निकाले हैं, उपयोग किया है कि इनके भंडार धीरे धीरे क्या है, समाप्ति की ओर है। ठीक है, जैसे जमीन के अंदर से कोयला है ना, कोयला निकाले हैं, तो कोयला जमीन के ऊपर था, तो यहाँ पेड़ पौधा था, तो सब क्या किए, सब काट दिए और यहाँ पर कोयला ना अंदर से निकाला जा रहा। ठीक है, अंदर अंदर निकाला जा रहा, बहुत ज़्यादा कोयला निकाला जा रहा। समझे, तो आगे आने वाले भविष्य में इस्तेमाल करने योग्य बचेगा ही नहीं। तो भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की क्या है, पूरी आशंका है, खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।